अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे खुशी होंगे। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एम डी केट 2025 सिलेबस का लेक्चर नंबर 07 में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्टिंग्विश अमंग प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, सब एनर्जी लेवल एंड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इससे पहले वाले हम ऑर्बिटल कंसेप्ट के बारे में पढ़ चुके थे लेक्चर 06 में, और आज हम ये वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आपके सिलेबस में अगर आप देख ले तो ये टॉपिक हमें दिया गया है, लेकिन ये टॉपिक हमारे बुक में कुछ अलग तरतीब में मौजूद होता है। ये प्रिंसिपल एनर्जी लेवल जो है इसको हम क्या कह सकते हैं, तो इस टॉपिक को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि डिस्टिंग्विश अमंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक ही बात है। तो आप इस टर्म को इस तरह भी लिख सकते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, डिस्टिंग्विश अमंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन बुक में इस तरह मौजूद होता है और आपके एमडीकेट सिलेबस में इस तरह दिया गया है। एजीमुथल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर, आई थिंक ये मैं स्पेलिंग गलत लिख रहा हो, चलो इसके लिए सॉरी। क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड एटॉमिक या एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो असल में ये इन तीन क्वांटम नंबर्स के बारे में पूछा गया है। इसके बारे में डिफरेंस के बारे में बात की जा रही है एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, कि क्या करें इन तीन क्वांटम नंबर्स के बारे में, आप क्या करें डिफ्रेंशिएट करें। यानी आज जो हमारा लेक्चर है वो है क्वांटम नंबर्स के ऊपर। आज हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स के, ये क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं और ये टर्म आया कहाँ से है, तो इसके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट आर क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स को पढ़ने से पहले आपको पता है कि हमारे पास एक मॉडल आया जिसका नाम है वेव मैकेनिकल मॉडल, वेव मैकेनिकल मॉडल, या इस मॉडल को आप लोग क्या कह सकते हैं, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ये क्वांटम का स्पेलिंग में गलत लिखने जा रहा हूँ, आई थिंक, मुझे अब नहीं पता, आप लोग सर्च करके देख लें। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ये जो मॉडल था ये कब आया यानी केमिस्ट्री के फील्ड में, जब हमारे दो साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड और बोहर, उनका जो मॉडल था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और बोहर एटॉमिक मॉडल, वो क्या कर गया, वो फेल कर गया। क्योंकि जब हमारे पास लाइट को कंसीडर किया गया कि लाइट हैज डुअल नेचर ऑफ वेव एंड पार्टिकल, लाइट के पास डुअल नेचर है वेव और पार्टिकल का, तो इसके बाद हमारे डिब्रोगली साहब एक और साइंटिस्ट है, इन्होंने रिसर्च थीसिस लिखी और उनमें एक अजीब किस्म का थीसिस लिख दिया। और वो थीसिस क्या था कि मैटर हैज डुअल नेचर ऑफ वेव एंड पार्टिकल, कि जिस तरह हमारे पास, इन्होंने ये रिसर्च किया लाइट के ऊपर, आइंस्टाइन के काम के ऊपर, फिर इन्होंने ये कह दिया कि जिस तरह लाइट के पास डुअल नेचर है वेव का भी और पार्टिकल, इस तरह हमारे पास मैटर के पास भी डुअल नेचर होता है, वेव का भी और पार्टिकल का भी। और इसने एक इक्वेशन दिया था डिब्रोगली साहब ने, जिस इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई पी। ये हमारे पास मोमेंटम है और ये वेवलेंथ है और ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। इस इक्वेशन को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने कहा कि हमारे पास पार्टिकल, मैटर के पास भी डुअल नेचर होता है। अब जरा देख ले, कोई पार्टिकल जितना छोटा होगा उसका वेव इतना बड़ा होगा, और कोई पार्टिकल जितना बड़ा होगा उसका वेव इतना छोटा होगा। और ये हम यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि ये जो पी होता है ये क्या होता है, ए वी के बराबर होता है। यानी जिसका मास, जिस पार्टिकल का मास जितना कम होगा उसका वेवलेंथ उतना ज्यादा होगा, जिस पार्टिकल का मास जितना कम होगा उसका वेव ज्यादा, जिसका मास ज्यादा उसका वेवलेंथ कम। यानी इसके बीच इनवर्स रिलेशनशिप है। आप लोग देख सकते हैं लैम्डा और एम के बीच क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप हो। तो इन्होंने देखा, ये जो वेव मैकेनिकल मॉडल था, इन्होंने डी ब्रोगली साहब, ये इक्वेशन किसने दिया था हमें, डी ब्रोगली, सॉरी स्पेलिंग में फिर से गलत लिख रहा हूँ, डी ब्रोगली, इन्होंने ये वाला इक्वेशन दिया था डुअल नेचर। और फिर इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग साहब, और इसका एक प्रिंसिपल था जिसको हम कहते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इन दो
वर्क्स को देखते हुए हमारे एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था स्क्रोडिंजर। और स्क्रोडिंजर ने क्या किया, एक मॉडल तैयार किया जिसको हम कहते हैं वेव मैकेनिकल मॉडल या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। और इस मॉडल को तैयार करने में इन्होंने क्या किया, डी ब्रोगली साहब का कंसेप्ट भी अपने दिमाग में रखा और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का कंसेप्ट भी अपने दिमाग में रख लिया। और इसके बाद इन्होंने ये मॉडल तैयार किया, क्योंकि इन दो कंसेप्ट की वजह से हमारे पास रदरफोर्ड और बोहर का एटॉमिक मॉडल फेल कर गया था। तो ये एक नया मॉडल तैयार करना था और वो मॉडल हमारे पास स्क्रोडिंजर साहब ने तैयार किया with the help of de Broglie's hypothesis and the Heisenberg uncertainty principle। इन दोनों साइंटिस्ट के वर्क्स को अपने दिमाग में रखते हुए इन्होंने एक और एटॉमिक मॉडल या मॉडल तैयार किया एटम के बारे में। और स्क्रोडिंजर ने फिर इलेक्ट्रॉन को क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास क्या है, वेव है। अब इसको वेव ही सिर्फ क्यों कहा गया, क्योंकि इसके पास पार्टिकल नेचर बहुत कम होता है, ये इतना छोटा होता है, इसका मास इतना कम होता है कि इसके पास वेवलेंथ काफी ज्यादा आ जाता है, यानी इसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा हो जाती है और फिर इसकी वजह से इसका पार्टिकल नेचर नेग्लिजिबल हो जाता है। तो इस वजह से हमारे जो स्क्रोडिंजर साहब है उसने इलेक्ट्रॉन को वेव ही कहा है। और अब जो मॉडर्न कंसेप्ट है उस कंसेप्ट के मुताबिक हम इलेक्ट्रॉन को वेव ही कंसिडर करते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज अ वेव नॉट अ पार्टिकल। पार्टिकल नेचर है उसके पास लेकिन वो क्या है, नेग्लिजिबल है इस इक्वेशन के मुताबिक। अच्छा, फिर इन्होंने यानी जब इसने ये वाला मॉडल तैयार किया जिसका नाम है वेव मैकेनिकल मॉडल या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, फिर इस मॉडल के बाद इन्होंने एक इक्वेशन दिया और इस इक्वेशन को हम इस तरह लिखते हैं कि डी स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m square into e minus v into psi is equal to 0। ये इक्वेशन दिया था स्क्रोडिंजर साहब ने और इसको हम कहते हैं स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। ये इन्होंने अपने इस मॉडल को तैयार करने के बाद हमें दिया था। फिर हम क्या कर रहे थे, इस इक्वेशन को हम पढ़ रहे थे और इस इक्वेशन से हमें 3 वेरिएबल्स मिल गए। इस इक्वेशन को जब स्टडी किया गया तो इनसे हमें 3 वेरिएबल्स मिल गए और वो वेरिएबल्स क्या थे मैं इसको मिटाने वाला हूं, आप लोग इसको नोट करते जाए क्योंकि ये है हमारे पास क्वांटम नंबर्स का इंट्रोडक्शन और हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड जहां हमें क्वांटम नंबर का सही से समझ आ जाएगा। इन्होंने हमें 3 वेरिएबल्स दिए, एक्स और वो अभी आप देख रहे थे डी स्क्वायर साई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई डिवाइड बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई डिवाइड बाई डी जेड स्क्वायर। आपके पास वो जो इक्वेशन है उससे आप देख सकते हैं। इस इक्वेशन को हल करते करते हमें 3 वेरिएबल्स मिल गए, एक्स वाई एंड जेड। और ये जो 3 वेरिएबल्स थे ये हमें बता रहे थे किस चीज के बारे में, इन 3 वेरिएबल से हमें मिल गए 3 क्वांटम नंबर्स। इनसे हमें क्या मिल गई, ये 3 जो क्वांटम नंबर्स है ये इन 3 वेरिएबल से मिल गए। और वो 3 क्वांटम नंबर्स कौन कौन से, उनमें से नंबर 1 है हमारे पास n जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा है हमारे पास l जिसको हम कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, और तीसरा है हमारे पास m जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। ये 3 क्वांटम नंबर्स स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से हमें मिल चुके हैं। तो ये आपके पास एक नया पॉइंट है, क्वांटम नंबर्स हम पढ़ते तो है लेकिन इसके बारे में हमें पता नहीं है कि ये क्वांटम नंबर्स आए कहाँ से। तो अभी आपके समझ में आ चुका होगा कि जब हमारे पास रदरफोर्ड और बोहर का एटॉमिक मॉडल फेल हुआ, किसने फेल किया था, डी ब्रोगली साहब ने कुछ पॉइंट्स बताए थे और वो पॉइंट्स रदरफोर्ड और बोहर का एटॉमिक मॉडल ओबे नहीं कर रहे थे। इसी तरह हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी उनके मॉडल्स में मौजूद नहीं था। तो इन दोनों कंसेप्ट को मद्देनजर रखते हुए हमारे स्क्रोडिंजर साहब ने एक नया एटॉमिक मॉडल तैयार किया जिसको हम वेव मैकेनिकल मॉडल कहते हैं या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहते हैं। और फिर इसके बाद इन्होंने एक इक्वेशन ड्रा किया और वो इक्वेशन मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया, आपने भी देखा होगा। फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हमें 3 वेरिएबल्स मिल गए और ये 3 वेरिएबल्स से हमें क्या, ये 3 वेरिएबल्स असल में क्या है, ये हमें लोकेशन के बारे में बताते हैं। किस चीज के बारे में, लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3D, इन 3D स्पेस में इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन कहाँ होगी, एग्जैक्ट लोकेशन ये हमें बता रही है। और फिर इनसे हमें 3 क्वांटम नंबर्स मिल गए। तो असल में ये जो 3 क्वांटम नंबर्स है, प्रिंसिपल, एजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, ये हमें बता रही है हाईएस्ट, हमें किस चीज के बारे में बता रही है, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी
ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रही है। कौन? ये जो इस वेरिएबल से हमने ये जो 3 क्वांटम नंबर्स लिए हैं, प्रिंसिपल एम एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर्स एल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स एम, क्योंकि ये इनसे लिए गए हैं। और ये जो है ये क्या है, लोकेशंस के बारे में बता रही है। आप इलेक्ट्रॉन्स इन 3D एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। तो ये वेरिएबल जब आप वो इसको डिंजर इक्वेशन पढ़ेंगे तो आपको इसका बहुत डिटेल से समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी हम इसको डिंजर इक्वेशन को डिटेल से नहीं पढ़ने वाले। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि इसको डिंजर इक्वेशन से हमें 3 वेरिएबल्स मिल गए, फिर इस 3 वेरिएबल से हमें ये 3 क्वांटम नंबर्स मिल गए, और ये 3 क्वांटम नंबर्स हमें क्या बता रही है, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। तो आपको मैं कल ऑर्बिटल कांसेप्ट जब पढ़ा रहा था, ऑर्बिटल कांसेप्ट में मैंने आपको ऑर्बिटल का डेफिनेशन पढ़ा था कि व्हाट इज ऑर्बिटल। ऑर्बिटल की डेफिनेशन में मैंने लिखा था कि द 3D स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर देयर इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑर्बिटल। तो असल में अगर ये हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रही है तो इसका मतलब ये है कि ये हमें ऑर्बिटल के बारे में बता रही है कि ऑर्बिटल क्या होगा, कैसा होगा, कितना होगा, और इसकी एनर्जी क्या होगी, साइज क्या होगा, शेप क्या होगा, इसके बारे में हमें ये 3 क्वांटम नंबर्स बता रहे हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं क्वांटम नंबर से कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ये चीज़ें आप लोग नोट करें अपने पास, फिर आपको समझने में आसानी होगी। अब हम क्वांटम नंबर्स को शुरू करने जा रहे हैं। क्वांटम नंबर्स, आपको पता है कि हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स हैं। 4 क्वांटम नंबर्स, एक है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, एक है हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर्स, एक है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। ये 3 क्वांटम नंबर्स स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन से निकले हैं। लेकिन एक है हमारे पास स्टीन क्वांटम नंबर्स, ये इंडिपेंडेंटली डिस्कवर किया गया है और इसके बारे में भी आज हम पढ़ने जा रहे हैं। असल में आज जो हमारा टॉपिक है वो इन 3 के बारे में है, क्योंकि हमें कहा गया है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन अमंग प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, सब एनर्जी लेवल एंड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसके बारे में इन्होंने नहीं कहा है, लेकिन हम इसको भी टच देंगे आज के लेक्चर में। तो हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वांटम नंबर से, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। व्हाट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? ये क्या होता है? अच्छा, इट इज आल्सो कॉल्ड हेड क्वांटम नंबर्स। हेड क्वांटम नंबर, इसको हम हेड क्वांटम नंबर भी कहते हैं। और ये जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको पता है कि जो एन होता है ये बराबर होता है 1 के, 2 के, 3 के, 4 के, डैश डैश डैश, ये इनफाइनाइट तक हो सकता है। और असल में ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स है यह हमें किसके बारे में बता रही है? साइज ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताती है कि ऑर्बिटल का साइज कितना होगा, साइज एंड एनर्जी, और एनर्जी कितनी होगी। साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल के, ऑर्बिटल्स की साइज कितना होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, और इसकी एनर्जी कितनी होगी, कम होगी, ज्यादा होगी, इसके बारे में बता रहा है। और बुक में जो कहते हैं वो कहता है कि ये शेल नंबर के बारे में बताता है। यानी अगर n की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब यह है कि शेल नंबर 1, अगर n की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब है शेल नंबर 2, अगर n की वैल्यू 3 है तो इसका मतलब है शेल नंबर 3। बुक में आसान सी बात की गई है कि ये शेल नंबर के बारे में हमें बता रही है। कौन? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। लेकिन अगर आप डीपली स्टडी करेंगे डिटेल से तो ये जो n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये हमें साइज ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बता रही है एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बता रही है। अब जरा देख ले, n की वैल्यू जब हम लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 और इन्फिनिटी तक जब हम जाते हैं तो यहाँ से आगे जाते हुए हमारे पास साइज ऑफ ऑर्बिटल क्या करता है? साइज ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीज करता है। तो क्या हो रहा है? इधर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि n की वैल्यू अगर 1 है तो ऑर्बिटल का साइज छोटा होगा, n की वैल्यू 2 है तो ऑर्बिटल का साइज और भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, n की वैल्यू अगर 3 है तो ऑर्बिटल का साइज थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा। और साथ साथ में एनर्जी भी इधर इंक्रीज करेगी। इधर एनर्जी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। यानी अगर आपके पास n की वैल्यू 1 है तो ऑर्बिटल की एनर्जी थोड़ी कम होगी, n की वैल्यू 2 है तो ऑर्बिटल की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। ज़रा देख ले, ये हमारे पास 1s है तो इसका साइज इतना होगा, और अगर 2s है यानी n की वैल्यू 2 है
तो हमारे पास एस का साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और अगर 3s है यानी n की वैल्यू 3 है तो हमारे पास ऑर्बिटल का साइज और भी बड़ा हो जाएगा। अब जरा देख लो, ऑर्बिटल का साइज का मतलब यह है कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन इतने दूर जा रहे हैं, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन इतने दूर जा रहे हैं, और जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा उतनी उसकी एनर्जी भी ज्यादा होती जाएगी। जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होगा उतना ज्यादा इसके ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होगा और इसकी एनर्जी कम होगी। इसलिए तो हम कहते हैं कि ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स है ये हमें साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बता रहा है। क्या है, जितना आपके पास n की वैल्यू ज्यादा होती जाएगी साइज ऑफ ऑर्बिटल ज्यादा होता जाएगा और एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल भी ज्यादा होता जाएगा। इस तरह आप p की बात कर सकते हैं, 2p है अगर हमारे पास, तो लेट सपोज इसका ऑर्बिटल का साइज इतना है, और अगर हमारे पास 3p है यानी n की वैल्यू 3 है, तो यानी थर्ड शेल का p ऑर्बिटल है, तो इसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अब जरा देख ले, इसी तरह अगर हमारे पास 4p है यानी n की वैल्यू 4 है और फोर्थ शेल हो गया, तो हमारे पास उसके ऑर्बिटल का साइज थोड़ा और भी बड़ा हो जाएगा। अब जरा देख ले, न्यूक्लियस यहाँ पर होता है, न्यूक्लियस यहाँ पर होता है, न्यूक्लियस यहाँ पर, n की वैल्यू ज्यादा होने के साथ हमारे पास साइज ऑफ ऑर्बिटल्स भी बढ़ रहा है, लेकिन एनर्जी भी ज्यादा होती जाएगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन थोड़ा न्यूक्लियस से दूर हो गया, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से और भी ज्यादा दूर हो गया। जितना आपको पता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहा होता है, एनर्जी इतनी ज्यादा होती जाती है इलेक्ट्रॉन की, यानी उस ऑर्बिटल की भी, क्योंकि ये ऑर्बिटल क्या है, यहाँ पर ये 3D स्पेस है, देयर इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गए हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स के बारे में मालूमात है कि हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है। 1 2 3 4 ये जिसको हम अपने केमिस्ट्री में यानी बुक में हम क्या कहते हैं, शेल नंबर। जब n की वैल्यू 1 है तो शेल नंबर 1, n की वैल्यू 2 शेल नंबर 2, शेल नंबर 3 शेल नंबर 4। और आपको ये भी पता है कि ये जब n की वैल्यू हमारे पास 1 होती है तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, k। जब n की वैल्यू 2 होती है तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, l। जब n की वैल्यू 3 होती है तो इंग्लिश में हम इसको अल्फाबेटिकल क्या कहते हैं, m। और ये भी आप लोगों ने पढ़ा है कि हम फर्स्ट शेल को k कहते हैं, सेकंड शेल को l कहते हैं, थर्ड शेल को m कहते हैं, और फोर्थ को m o p q एंड सो ऑन। क्लियर है? ये था हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या हेड क्वांटम नंबर। इसके बाद है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये किसके बारे में बता रहा है, तो याद रखें आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बुक में, यानी अगर आप इमेजिनरी बात करें तो शेल नंबर के बारे में बता रहा है, और अगर आप बेसिकली बात करें तो ये साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बता रहा है। दूसरा है हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर या सब एनर्जी लेवल, इससे पहले आपने प्रिंसिपल एनर्जी लेवल पढ़ लिया। एजीमुथल क्वांटम नंबर ये जो है ये हमें किस चीज के बारे में बता रही है, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, कि ऑर्बिटल का शेप क्या होगा। क्लियर? ये शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बता रहा है, और बुक में ये कहता है कि ये हमें सब शेल्स के बारे में बता रहा है, सब शेल्स। क्लियर? बुक में कहता है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट सब शेल्स, लेकिन हम जब डीपली पढ़ते हैं तो ये सारे ये 3 क्वांटम नंबर्स ऑर्बिटल के बारे में ही हमें बता रहा है। एक ने बता दिया साइज ऑफ ऑर्बिटल्स, अब ये बताएगा शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में, और इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल। और याद रखें जब हमारे पास एल की वैल्यू 0 होती है तो इस ऑर्बिटल का शेप जो होता है वो क्या हो जाता है, स्फेरिकल हो जाता है, और फिर उस ऑर्बिटल को हम नाम देते हैं एस ऑर्बिटल। जब एल की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, तो फिर उसका शेप जो होता है वो किस तरह होता है, इस तरह हो जाता है, डम्बल की तरह, और फिर इसको हम नाम देते हैं पी ऑर्बिटल। और जब एल की वैल्यू 2 होती है तो फिर इसका शेप किस तरह हो जाता है, डबल डम्बल की तरह। क्लियर है? डबल डम्बल, और इसको हम कहते हैं डी ऑर्बिटल। और जब एल की वैल्यू 3 हो जाती है तो फिर इसका शेप जो होता है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लिकेटेड शेप। या इसको आप ये भी कह दे, अभी तक ये कॉम्प्लिकेटेड शेप हमें नहीं बताया गया, लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि ये इसका शेप जो होता है ये कॉम्प्लिकेटेड शेप, मतलब ये है 8 टाइम्स द फोल्डेड स्ट्रक्चर। 8 टाइम्स द फोल्डेड स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर 8 टाइम्स क्या हो जाए, फोल्डेड हो जाए। जरा देख ले, ये 2 टाइम्स फोल्डेड है, ये 4 टाइम्स फोल्डेड है, तो अब 8 टाइम्स फोल्डेड स्ट्रक्चर जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, एफ ऑर्बिटल। क्लियर है? जब एल की वैल्यू 3 होगी तो शेप क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड शेप, और वो कॉम्प्लिकेटेड शेप क्या होगा 8 टाइम्स फोल्डेड स्ट्रक्चर, और इसका नाम क्या होगा, एफ
ऑर्बिटल, इसका नाम क्या होगा, एफ ऑर्बिटल। तो जरा देख ले, हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर किसके बारे में बता रहा है, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बता रहा है। इसी तरह अब आपको मैं एल की वैल्यू बता दूं कि एल को आपने किस तरह निकालना होता है। एल जो होता है वो हमारे पास बराबर होता है 0 लेस देन और इक्वल टू एल लेस देन और इक्वल टू एन माइनस 1। अब जरा देख ले, अगर आपके पास एन की वैल्यू क्या है, अगर एन की वैल्यू 1 है तो एल क्या है, एल 0 से लेकर एन माइनस 1 तक, एल क्या है 0 से लेकर एन माइनस 1 तक। अब एन की वैल्यू हमारे पास 1 है, 1 से 1 माइनस करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, तो 0 से लेकर 0 यानी एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। शेप फिर क्या हो जाएगा, स्फेरिकल हो जाएगा। अगर एन की वैल्यू क्या है 2 है तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन माइनस 1, एन की वैल्यू 2 है तो 2 से माइनस करें 1 को तो एन माइनस 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पर। हाँ, एन माइनस 1 इंटू माइनस 1 तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो एल 0 से 1 तक हो जाएगी एल की वैल्यू, यानी हमारे पास एल किस चीज के बराबर हो जाएगा, 0 एंड 1। तो यहाँ पर 0 हमारे पास क्या होगा, एस होगा, और 1 को हम क्या कहेंगे, जरा देख लो, 1 को हम क्या कहते हैं, पी। ये हमारे पास ये हो जाएगा एस और पी। अगर एन की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल ये यहाँ पर एन माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 तो 2 आ जाएगा, 0 से लेकर 2 तक। तो 0 1 2, अब इसको हम कहेंगे एस, इसको हम कहेंगे पी और इसको हम कहेंगे डी। क्लियर है। अगर एन की वैल्यू आपके पास आ रही है 4 तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 माइनस 1 3 यानी 0 से लेकर 3 तक, 0 1 2 3। तो अगर एल की वैल्यू 0 है तो ऑर्बिटल का शेप एस होगा, अगर एल की वैल्यू 1 है तो ऑर्बिटल का शेप पी, और 2 है तो डी, 3 है तो एफ। यहाँ तक बात समझ में आ चुकी होगी और मुझे उम्मीद है आप लोगों को। तो ये था हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर्स और एल की कुछ वैल्यूज, और ये देख ली जहाँ से फिर आप लोग एल की वैल्यू निकालेंगे। एन की वैल्यू सिंपल है 1 2 3 4 5, एल की वैल्यू जो है वो बराबर है 0 से लेकर एन माइनस 1 तक एल की वैल्यू आएगी। तो जब अगर एन की वैल्यू 1 है तो एन माइनस 1 हमारे पास 0 आ जाएगा, तो 0 से 0 तक हमारे पास एल की वैल्यू हो जाएगी यानी 0। अगर एन की वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू क्या है, सॉरी 2 है, तो एल यहाँ पर एन माइनस 1 2 माइनस 1 यहाँ पर 1 आ जाएगा, यानी 0 से लेकर 1 तक एल की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 3 तक। फिर इसको हम मिटाने वाले हैं। या गर्मी जो है ना, गर्मी में आजकल कमाल, बस कमाल की गर्मी हो चुकी है। ना पंखे के सामने गुजारा होता है, ना कूलर के सामने गुजारा होता है। अब आपको पता है कि हमने क्या लगाया, पंखा लगाया, लेकिन फिर भी पसीने दबोड़े जा रहे हैं हमसे, बिल्कुल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। और इसके बाद है हमारा थर्ड क्वांटम नंबर, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ये हमें किस चीज़ के बारे में बता रही है, इट टेल्स अस अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। और बुक में कहता है कि इट टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, कि किसी सबशेल में हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबशेल, कि एक सबशेल में हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, ये बुक वाले कहते हैं। लेकिन डीप स्टडी ये कहता है कि ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। अब ओरिएंटेशन क्या है कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहा है, यानी एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में या जेड डायरेक्शन में। 3 डायरेक्शन होते हैं, 3D में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहा होता है। तो चाहे वो P है, चाहे वो D है, या चाहे वो F है, उसकी ओरिएंटेशन क्या है। जैसे कि P की ओरिएंटेशन PX भी हो सकता है, P की ओरिएंटेशन PY भी हो सकती है, P की ओरिएंटेशन PZ भी हो सकती है, और P की ओरिएंटेशन PX भी हो सकती है। 3 डायरेक्शन में उसकी ओरिएंटेशन हो सकती है। अब ऑर्बिटल क्या है, 3D स्पेस वेयर देयर इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। तो जहां पर यानी अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह से हरकत कर रहा है तो ये ओरिएंटेशन, अब ये तो शेप P का है, यानी P का ऑर्बिटल है, और अब इस ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन क्या है, X डायरेक्शन में, इसी तरह Y डायरेक्शन में, और ऊपर नीचे Z डायरेक्शन में। तो ओरिएंटेशन क्या है, डायरेक्शन, यानी 3D में जो डायरेक्शन हमें मिल रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स का। ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन क्या है, PX है, PY है या PZ है, सिंपल सी बात है। इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, M से करते हैं। क्लियर है। और इसकी जो वैल्यू होती है, M की वैल्यू, वो किसके बराबर होती है, M इज इक्वल टू, M
बराबर होता है माइनस एल से लेकर माइनस एल लेस देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू प्लस एल, यानी माइनस एल से लेकर प्लस एल तक इसकी वैल्यू हमारे पास होती है, माइनस एल से लेकर प्लस एल तक। अब जरा हम देखते हैं इनकी वैल्यू। अगर मेरे पास एल की वैल्यू क्या है, अगर एल की वैल्यू मेरे पास 0 है, अगर एल की वैल्यू 0 है तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एल से लेकर प्लस एल तक, यानी माइनस 0 से लेकर प्लस 0 तक। अब मेरे पास ना तो कोई माइनस 0 होते हैं ना कोई प्लस 0 होते हैं, तो एम की वैल्यू भी हमारे पास सिंपल 0 ही हो जाएगी। अगर एल की वैल्यू क्या है 1 है तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एल से लेकर प्लस एल तक, यानी माइनस 1 से लेकर प्लस 1 तक। तो एम बराबर हो जाएगा, एम बराबर हो जाएगा माइनस 1 0 एंड 1। अब जरा देख ले, यहाँ पर जब एल की वैल्यू हमारे पास 0 होती है तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास ऑर्बिटल कौन है, एस है। और जब एल की वैल्यू 1 होती है तो हमारे पास ऑर्बिटल कौन होता है, पी। यानी एस में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, सिर्फ एक ही है। जरा देख लीजिए, एक ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल के बारे में बता रहा है। जरा देख लीजिए, एक डिजिट 0 1 डिजिट, तो इसका मतलब है कि इसमें एक ही ऑर्बिटल है। जब हमारे पास एल की वैल्यू 0 तो एम की वैल्यू भी 0 आ जाती है। जब एल की वैल्यू 0 हो जाती है तो इसका शेप क्या हो जाता है, इस ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, एस, सॉरी स्फेरिकल, और इसका नाम एस होता है। एस में हमारे पास फिर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आते हैं, 1। और आपको ये भी पता है कि बुक में ये कहता है कि ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में भी बता रहा है। तो इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे, 1। अब पी में कितने हैं, 1 2 3, टोटल कितने हो गए, 3 डिजिट्स है। तो यहाँ पर पी में हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने होते हैं, 3। आपको पता है एक पी एक्स है, एक पी वाई है, एक पी जेड है। अब ये हमें बता रहा है एम ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स कि इसकी ओरिएंटेशन क्या होगी। जरा देख ले, पी एक्स इस डायरेक्शन में, पी वाई इस डायरेक्शन में, और पी जेड इस डायरेक्शन में, डिफरेंट ओरिएंटेशन के साथ है। और साथ साथ में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में भी हमें बता रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने, इसमें 3 है। एल की वैल्यू अगर हमारे पास 2 है, एल की वैल्यू अगर हमारे पास 2 है तो हमारे पास ऑर्बिटल कौन हो जाता है, डी हो जाता है, डबल डम्बेल। और फिर एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एल से लेकर प्लस एल तक, यानी -2 -1 0 1 एंड 2। तो हमारे पास डी में टोटल कितने ऑर्बिटल्स आ गए, टोटल कितने ऑर्बिटल्स आ गए, 5। 1 2 3 4 5, कितने ऑर्बिटल्स आ गए, 5 ऑर्बिटल्स आ गए। एक का नाम होता है डी एक्स वाई, एक का नाम होता है डी वाई जेड, और एक का नाम होता है डी जेड एक्स, एक का नाम होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और एक का नाम होता है डी जेड स्क्वायर। क्लियर है। तो ये अब ये ओरिएंटेशन के बारे में भी बता रहा है और साथ साथ में बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है इन ए सबशेल। ये पी डी एस या एफ को हमारे बुक्स क्या कहते हैं, सबशेल्स कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक। और अगर एल की वैल्यू आपके पास 3 आ रही है तो ऑर्बिटल्स कौन हो गया, एफ हो गया। और इसके लिए फिर एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 से लेकर +3 तक है, यानी -3 -2 -1 0 1 2 3। तो टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए एफ में, एफ सबशेल में हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स हो गए, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल्स, क्योंकि जरा देख लो 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल्स, और हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 7 ऑर्बिटल्स। तो ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में भी बता रहा है और आप ओरिएंटेशन के बारे में भी बता सकते हैं कि ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स है जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इट टेल्स अस अबाउट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। इसके बाद ये जो 3 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स हो गए, अब इनको मैं फिर से जरा रिवाइज कर दूं कि ये हमें किस चीज़ के बारे में बता रहा है। आपने पढ़ भी लिया लेकिन फिर से चलो हम अब लिखते हैं, थोड़ा आपको रिवाइज हो जाएगा कि ये 3 क्वांटम नंबर्स हैं, यानी एन जो था और एल जो था और इसी तरह एम जो था, ये एक तो ये कि ये हमने इसको डिंजर इक्वेशन से ड्रा किए हैं। दूसरी बात ये कि ये हमारे पास साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बता रहा था, साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में, और बुक में कहता है कि ये शेल्स के बारे में बता रहा था। इसी तरह एल जो था वो हमें शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बता रहा था, शेप
ऑफ ऑर्बिटल्स, शेप क्या होगा ऑर्बिटल्स का। और बुक वाले कहते हैं कि ये सबशेल्स के बारे में बता रहा था कि सबशेल्स क्या होंगे या कितने होंगे और कैसे होंगे। ये जो था ये हमें ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बता रहा था। ओरिएंटेशन यानी किस डायरेक्शन में ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन हो रही है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। और बुक में कहते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबशेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबशेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल, इसके बारे में बता रहा था। तो असल में चाहे वो बुक वाले हो या चाहे वो हमारे डीप स्टडी हो, ये दोनों हमें लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी ही बता रहा है। शेल जरा देख ले, कोई एटम है, ये हमारे पास एटम का न्यूक्लियस है और इसके इर्द गिर्द ये उसका एक शेल है। क्या है? शेल। और इस शेल में हमारे पास एक है ऐसा सबशेल, एक है इसमें हमारे पास पी सबशेल और इसमें एक है हमारे पास डी सबशेल और एक है इसमें हमारे पास एफ सबशेल। तो असल में ये भी लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में ही बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पर होंगे। 1 2 3 4 5 6, इसमें एक और भी मैं करवाता हूँ यहाँ पर। तो ये इलेक्ट्रॉन्स देख ले, इसमें यहाँ पर है, डी में भी दो दो यानी 6 इलेक्ट्रॉन, इस तरह डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एफ में भी 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब ये शेल, इसको समझे, ये घर है, ये शेल क्या है? घर है। और ये सबशेल्स जो है ये रूम्स है, और रूम्स में ये जो ऑर्बिटल्स है ये चरपाई है, और चरपाई के अंदर ये दो दो क्या है? पैर की शक्ल में दो बंदे पड़े हुए हैं। ये एक छोटा सा रूम है, काफी कंफर्टेबल रूम जो है, इसमें एक ही चरपाई है और एक चरपाई में सिर्फ 2 ही बंदे आ सकते हैं, प्लेटफॉर्म में मौजूद है। ये थोड़ा सा बड़ा रूम हो गया और इस रूम में 3 चरपाई है और हर एक चरपाई में 2 बंदे हैं। ये इससे भी थोड़ा बड़ा रूम हो गया और इसमें 5 चरपाई है और हर एक चरपाई में 2 बंदे, इस तरह ये वाला सबसे बड़ा रूम है। तो आप ये कह सकते हैं कि पहले होती है हमारे पास सिटी, फिर कोई विलेज, और सॉरी विलेज या टाउन, या फिर इसमें विलेज में हमारे पास होम होता है, होम में फिर हमारे पास एक रूम होता है और उस रूम में हमारे पास वो बंदा होता है। किसी भी बंदे के बारे में जब आप लोकेशन देखेंगे तो उस लोकेशन के लिए पहले आप उसकी सिटी मालूम करेंगे, फिर उस सिटी में उसका विलेज मालूम करेंगे, फिर इस विलेज में उसका होम मालूम करेंगे, फिर उसके होम में उसका रूम मालूम करेंगे। और रूम उसका वो लोकेशन होता है जहां पर उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन होती है। So this orbital is the room of electron. Orbital is the room of electron. ये घर, ये शेल जो है ये उसकी सिटी समझ ले, ये सबशेल जो है ये इसका विलेज समझ ले, और ये ऑर्बिटल जो है ये इसका होम समझ ले, और इलेक्ट्रॉन रूम में मौजूद है। यहाँ पर हमने ज्यादा एटम उसका, सॉरी ये जो एटम है, चाहे ये सोडियम है, फ्लोरीन है, एटम इसका सिटी समझ ले। शेल जो है ये ब्लू कलर वाला ये इसका विलेज है, और ये जो सबशेल्स है एस पी डी एंड एफ, एस पी डी एंड एफ, ये इसका होम समझ ले। और फिर ये जो ऑर्बिटल है इसमें जो पी एक्स है, इसमें जो पी वाई है और इसमें जो पी जेड है, ये इसका रूम समझ ले किसका? इलेक्ट्रॉन का। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट बहुत डिटेल से समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? स्पिन क्वांटम नंबर्स के बारे में। स्पिन क्वांटम नंबर्स, स्पिन क्वांटम नंबर्स क्या होता है? फोर्थ का क्वांटम नंबर जो है इसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर ये क्या होता है? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, और ये किसी भी स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन से नहीं ड्रा किया गया है, ये हमारे पालिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से निकला गया है। और इन्होंने ये प्रिंसिपल, इसको कहा गया स्पिन क्वांटम नंबर। इट टेल्स अस अबाउट द rotation of an electron. It tells us about the rotation of electrons on its own axis, on its own axis, के इलेक्ट्रॉन अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द किस तरह वो क्या करता है? स्पिनिंग करता है, यानी अपनी ही एक्सिस के इर्द गिर्द वो किस तरह रोटेशन करता है, इसके बारे में हमें स्पिन क्वांटम नंबर्स बताता है। यानी वो क्लॉकवाइज रोटेशन करता है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है इलेक्ट्रॉन
ऑन इट्स ओन एक्सिस, किस तरह वो रोटेशन करता है इसके बारे में हमें एस बताता है। और एस की वैल्यू जो होती है वो या तो बराबर होती है +1 डिवाइडेड बाई 2 के, और या एस की वैल्यू बराबर होती है -1 डिवाइडेड बाई 2 के। यानी इलेक्ट्रॉन या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो हम कह सकते हैं कि एस की वैल्यू जो है वो बराबर है +-1 डिवाइडेड बाई 2। अब जरा देख ले, स्पिन क्वांटम नंबर्स टेल्स अस अबाउट द रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये वाला क्वांटम नंबर जो है ये वाहिद क्वांटम नंबर है जो इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कशन कर रहा है। बाकी तीनों क्वांटम नंबर जो थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, वो ऑर्बिटल्स के बारे में ही बता रहे थे कि साइज ऑफ ऑर्बिटल्स, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल्स एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। वो इलेक्ट्रॉन की डिस्कशन नहीं कर रहे थे। ये वाला जो है स्पिन क्वांटम नंबर्स, दिस वन टेल्स अस अबाउट द समथिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपसे पूछा गया कि विच क्वांटम नंबर्स डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रॉन नॉट अबाउट ऑर्बिटल, तो वो है हमारे पास एस इन स्पिन क्वांटम नंबर्स। अब मैं आपके लिए कुछ एन की वैल्यू लिखता हूँ, फिर एम की वैल्यू लिखते हैं, और इसी तरह हम फिर एल एन एल एम की वैल्यू लिखते हैं और एक बोर्ड बनाते हैं। क्लियर? मैं इसको मिटाने वाला हूँ, फिर इसके साथ हम अपने लेक्चर को खत्म करते हैं। ज़रा देख ले, हमारे पास एक होती है एन की वैल्यू, एक होती है एल की वैल्यू और एक होती है एम की वैल्यू। इसको मैं इस तरह एक टेबल बनाता हूँ, इसका भी एक टेबल बनाता हूँ, और ये भी हमारे पास एक टेबल बन जाएगा। लेट्स सपोज एन की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? एल आपको पता है कि एल जो होता है वो 0 से ग्रेटर या इक्वल होता है एल, और स्मॉलर या इक्वल होता है एन माइनस 1 के। तो एन की वैल्यू अगर 1 है तो एन से 1 को माइनस करें, 1 - 1 इज इक्वल टू 0, 0 से लेकर 0, यानी एल की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 0। ऑर्बिटल कौन हो जाएगा? एस हो जाएगा। कौन हो जाएगा? एस। और हमारे पास इसकी इसमें एम की वैल्यू क्या आ जाएगी? एम आपको पता है कि एम जो है वो हमारे पास बराबर है -l के, और -l छोटा है या इक्वल है 0 से, और ये 0 छोटा है या इक्वल है +l से। किससे? +l से। तो यहाँ पर हमारे पास अब m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर l की वैल्यू 0 है तो -0 से लेकर +0, यानी m की वैल्यू 0 आ जाएगी। हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इसमें कितने हो गए? इसमें हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एक ही आ गया। क्लियर? और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। और इसमें से एस का एक का ओरिएंटेशन होगा +1 डिवाइडेड बाई 2, और एक का ओरिएंटेशन होगा -1 डिवाइडेड बाई 2। आप इनमें से किसी का भी +1 डिवाइड बाई 2 हो सकता है, किसी का भी -1 डिवाइडेड बाई 2 हो सकता है, यानी किसी का भी डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो सकता है, किसी का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। ये नहीं कि इसका क्लॉकवाइज है इसका एंटी क्लॉकवाइज, कोई पक्की बात नहीं है, किसी का भी क्लॉकवाइज और किसी का भी एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। ये हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज होंगी। अब जरा देख ले, अगर एन की वैल्यू क्या है 2, तो एल की वैल्यू क्या आएगी? 0 से लेकर 1 तक। एक हमारे पास 0 आ जाएगा और एक हमारे पास 1 आ जाएगा। 0 कौन है हमारे पास? एस ऑर्बिटल। 1 कौन है हमारे पास? पी। जब एल की वैल्यू 0 है तो 0 के लिए एम की वैल्यू क्या आती है? 0। और ये हमारे पास एस ऑर्बिटल है, इसमें एक ही ऑर्बिटल होता है, यानी एक ही रूम होता है, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पी एल की वैल्यू अगर 1 है तो 1 के लिए एम की वैल्यू क्या आती है? -1 से लेकर +1 तक, यानी -1 0 और 1। तो इसमें टोटल कितने ऑर्बिटल्स हो गए? 3 ऑर्बिटल्स, और हर 3 ऑर्बिटल में से हर एक ऑर्बिटल में से 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक का +1। और यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं एस की वैल्यू +1 डिवाइडेड बाई 2, -1 डिवाइडेड बाई 2 इसका, और कोई -1 डिवाइडेड बाई 2 हो सकता है। इस तरह इसमें भी एक +1 डिवाइडेड बाई 2, एक -1 डिवाइडेड बाई 2, इसमें भी एक +1 डिवाइडेड बाई 2 और एक -1 डिवाइडेड बाई 2, और इस तरह इसमें भी। तो ये वाली थोड़ी लंबी होती जाएगी, तो इसलिए मैं ये नहीं लिखने वाला। इसी तरह हमारे पास एन की वैल्यू अगर 3 है तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 से लेकर 2 तक, क्योंकि n - 1 3 - 1 2 हो जाएगा, तो 0 से लेकर 2 तक एक हमारे पास 0 हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा और एक 2 हो जाएगा। तो ये 0 जो है वो एस है, ये पी है और ये डी है।
0 के लिए m की वैल्यू 0 आती है, ऑर्बिटल की तादाद 1 हो गई, और 1 के लिए 3 आती है, यानी सॉरी 1 आती है m की वैल्यू। तो माइनस एल से लेकर प्लस एल तक, यानी -1 से लेकर +1 तक का -1 0 1, यानी p ऑर्बिटल में हमारे पास टोटल 3 ऑर्बिटल्स आते हैं। क्लियर है? और इसमें दो दो, हर एक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये भी याद रखा करें। इसी तरह डी के लिए एल की वैल्यू क्या है, 2 है, और जब एल की वैल्यू 2 होती है तो एम की वैल्यू क्या आती है, -2 से लेकर +2 तक का, -2 -1 0 1 2। तो हमारे पास डी के ऑर्बिटल, डी के सेक्शन में हमारे पास टोटल कितना ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं, और हर एक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें। इसी तरह जब हमारे पास एन की वैल्यू क्या आती है, 4 आती है, तो एल की वैल्यू क्या आ जाती है, 0, यानी एल की वैल्यू 3 आ जाती है। जरा देख ले, एल क्या हो जाएगा, n-1, यानी 4 - 1 3, तो 0 से लेकर 3 तक का, 0 1 2 3। 0 कौन होगा, एस होगा, 1 कौन है, पी, 2 कौन है, डी, 3 कौन है, एफ। एस में हमारे पास कितने एम की वैल्यू, 0 के लिए 0, और फिर इसमें एक ही ऑर्बिटल, 1 के लिए m की वैल्यू -1 0 1, ऑर्बिटल की तादाद 3, p का सेक्शन है। इसी तरह 2 के लिए m की वैल्यू -2 -1 0 1 2, d का सेक्शन है। कितने ऑर्बिटल्स आ गए इसमें, 5, 2 3 4, तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें, 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसी तरह 3 के लिए m की वैल्यू क्या आएगी, -3 -1 0, सॉरी -3 -2 -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल इसमें कितने ऑर्बिटल्स आएंगे, 7 ऑर्बिटल्स आएंगे एफ में, 1 2 3 4 5 6, और हर एक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इसमें। क्लियर है? ये था हमारे पास एन, एल और एम का एक टेबल, ये आप लोग नोट करें, और इसके मुताबिक हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में थोड़ा सा एक छोटा सा लेक्चर डिलीवर करेंगे, और उस लेक्चर 07 का पार्ट 2 होगा, और इसमें हम इस लेक्चर के मुताबिक कुछ न्यूमेरिकल्स हल करेंगे। तो इंशाल्लाह कल हम संडे पा चुके हैं, और संडे के दिन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपको 2 लेक्चर्स अपलोड करके दे दें। आप लोग अपनी मेहनत जारी रखें और हमें अपनी दुआ में याद रखें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, आप भी मेरी बेस्ट।